तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और इस रोजमर्रा के बैंकिंग सिस्टम का पर्दाफाश करते हैं। आइए इस बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये बैंक जमा किए गए पैसों से अपना मुनाफा कैसे कमाते हैं। हर रोज करोड़ों लोग इन बैंक्स पर भरोसा करते हैं, पर पर्दे के पीछे की पूरी फाइनेंशियल मशीन सच में बेहद दिलचस्प है। हम इन 5 हिस्सों पर फटाक से नजर डालेंगे। हॉलीवुड वॉल्ट का भ्रम, कोर बैंकिंग इंजन, सेफ्टी नेट और नियम, बिना ब्याज दरों के कमाई और आखिर में सार्वजनिक बनाम निजी बैंक्स। बस एक जमा किए गए करेंसी नोट के सफर को ट्रैक करेंगे ताकि पूरी पिक्चर साफ हो जाए। पहला हिस्सा, हॉलीवुड वॉल्ट का भ्रम। चलिए एक बहुत ही आम गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करते हैं कि आखिर जमा किया गया पैसा जाता कहाँ है। आखिर बैंक टेलर को कैश देने के ठीक बाद होता क्या है? ये सवाल बड़ा सिंपल लगता है ना, पर इसकी सच्चाई फिल्मों से बिल्कुल अलग और काफी डायनामिक है। बैंक में आपका जमा किया हुआ कैश रुकता नहीं है, बल्कि वहां से तो उसका असली सफर शुरू होता है। फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा सेफ है जहां पैसा आराम से पड़ा रहता है। ये बिल्कुल झूठ है। असलियत में बैंक डिपॉजिट किए गए फंड्स को तुरंत काम पर लगा देते हैं। वो पैसा आलसी बनकर किसी तिजोरी में सोता नहीं रहता, बल्कि तुरंत इकोनॉमी में घूमने निकल जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कोर बैंकिंग इंजन। यहाँ पर एक छोटा सा मैथमेटिकल लॉजिक एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को खड़ा कर देता है। इस 100 रुपए के उदाहरण को देखिए। मान लीजिए 100 रुपए बैंक में जमा हुए। बैंक उस पर 4% इंटरेस्ट देने का वादा करता है, लेकिन वही पैसा बैंक तुरंत किसी और जरूरतमंद को 8% पर लोन दे देता है। जब वो लोन वापस आता है तो 108 रुपए बनते हैं। जमा करने वाले को 104 मिले और बीच का 4 रुपए बैंक का प्रॉफिट हो गया। सिंपल है ना? यही है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। और इस बीच के मुनाफे को टेक्निकल भाषा में नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं। सच पूछें तो यही शुद्ध ब्याज आय किसी भी ट्रेडिशनल बैंक की सबसे बड़ी जीवन रेखा है। उनका मेन इंजन यहीं से पावर लेता है। तीसरा हिस्सा, सेफ्टी नेट और नियम। अब क्योंकि बैंक जमा किए गए पैसों का लगभग सारा हिस्सा आगे उधार दे देते हैं, आम लोगों को सेफ रखने के लिए कुछ सख्त रूल्स होना बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए बैंक रन की एक डरावनी स्थिति। अगर अफवाह फैल जाए और सारे लोग एक ही वक्त पर अपना पैसा वापस मांगने आ जाएं, तो दुनिया का कोई भी बैंक अकेले नहीं बच पाएगा। उनके पास उतना लिक्विड कैश एक साथ होता ही नहीं है। इसीलिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सुरक्षा कवच अनिवार्य करता है। ये 4% कैश रिजर्व रेशियो और 18% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हमेशा सेफ रिजर्व में पड़े रहते हैं, जबकि बाकी का 78% हिस्सा आगे लोन्स के लिए फ्री होता है। ये सिस्टम का सेफ्टी नेट है जो बुरे वक्त में काम आता है। लेकिन जब वही दिए गए लोन्स वापस नहीं आते तो उन्हें एनपीएज या बैड लोन्स कहते हैं। जब ये एनपीएज हद से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तब बैंक संकट में आ जाते हैं और रेगुलेटर्स को मजबूरी में लोगों के पैसे निकालने पर रोक लगानी पड़ती है। चौथा हिस्सा, बिना ब्याज दरों के कमाई। अब एक अलग सिनारियो सोचिए। जब कुछ देशों में बैंक ब्याज से कमा ही ना पाएं, तब उनका गुजारा कैसे होता है? जर्मनी जैसे देशों में हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट रेट्स गिरकर सिर्फ 0.4% से 1% तक आ जाते हैं। जब लोन पर ही इतना कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो अभी जो हमने नेट इंटरेस्ट इनकम समझी थी, वो तो ना के बराबर रह जाएगी। ऐसी स्थिति में बैंक अपना फोकस बदल देते हैं। वो सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट देना बिल्कुल जीरो कर देते हैं और उनकी कमाई इन दूसरे तरीकों पर शिफ्ट हो जाती है, जैसे मंथली अकाउंट मेंटेनेंस फीस, मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी, हर छोटी सर्विस का चार्ज या सीधे शेयर मार्केट और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। यहीं से पूरे सिस्टम और एम्प्लॉयज का खर्चा निकल कर आता है। और अब आखिरी हिस्सा, सार्वजनिक बनाम निजी बैंक। इंडिया के सबसे बड़े पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स को कंपेयर करके देखते हैं कि इनके बिजनेस मॉडल्स में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। 2021 के इस डेटा पर थोड़ा गौर कीजिए। एसबीआई के पास लगभग 460 मिलियन कस्टमर्स हैं और एचडीएफसी के पास सिर्फ 60 मिलियन। फिर भी एचडीएफसी का मार्केट वैल्यूएशन एसबीआई से लगभग दुगना है। ये सच में काफी हैरान करने वाली बात है कि इतने कम कस्टमर्स होने के बावजूद एचडीएफसी आगे कैसे है। इस उठापटक का मेन कारण है उनका लक्ष्य। पब्लिक सेक्टर बैंक होने के नाते एसबीआई के ऊपर देश की कई सामाजिक जिम्मेदारियां और सरकारी योजनाओं को चलाने का बोझ होता है।
वहीं एचडीएफसी जैसे प्राइवेट बैंक्स का पूरा फोकस बिल्कुल स्ट्रेट होता है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी बढ़ाना और सीधा मुनाफा कमाना। अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कंपेयर करें, यानी टोटल एसेट्स से कौन कितना ज्यादा मुनाफा निचोड़ रहा है, तो एचडीएफसी 4.2% के हाई मार्जिन के साथ थोड़ा आगे दिखता है। इसका मतलब है कि प्राइवेट मॉडल प्रॉफिट कमाने में ज्यादा एग्रेसिव है। और बैड लोन्स यानी एनपीएस को कंट्रोल करने में भी प्राइवेट सेक्टर काफी टाइटली काम करता है। एचडीएफसी का एनपीए सिर्फ 1.32% है। हालांकि 7% से कम का एनपीए किसी भी बैंक के लिए सेफ जोन माना जाता है, इसलिए इस वक्त टेक्निकल रूप से दोनों ही बैंक सुरक्षित हैं। पर आखिर में इनके टोटल नेट प्रॉफिट को देखिए। अलग अलग अप्रोच और सामाजिक जिम्मेदारियों के बावजूद दोनों ही व्यापारिक मॉडल्स बेहद असरदार तरीके से काम कर रहे हैं। दोनों ही हजारों करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा अपने इन्वेस्टर्स और सिस्टम के लिए ला रहे हैं। अब इस विशाल आंकड़े पर नजर डालिए। 5 अरब रुपए मतलब 500 करोड़। ये वो मिनिमम कैपिटल है जो रेगुलेटर्स से एक नया प्राइवेट बैंक शुरू करने की परमिशन लेने के लिए चाहिए होता है। एंट्री टिकट ही इतना बड़ा है। इन आंकड़ों से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने में कितनी पूंजी और ताकत लगती है। तो एक सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या किसी आम नागरिक